अब हम बीपीएससी द्वारा मौर्य वंश से पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। बीपीएससी द्वारा 1992 से लेकर 2020 एग्जाम तक, अभी तक जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक अभी 2022 का एग्जाम नहीं हुआ है, मतलब इसका अगला नहीं हुआ है, मतलब 2022 तक इसमें सम्मिलित है। 38वीं से लेकर के 66वीं तक के सभी क्वेश्चन किस वंश के, तो मौर्य वंश से पूछे गए सभी क्वेश्चन के बारे में आइए हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रकोट से, किससे? चंद्रकोट के से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? मतलब कि चंद्रकोट की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? तो यह विलियम जोन्स ने की थी। किसने? विलियम जोन्स। अगर आप हमारे क्लास को देखे हुए हैं तो आपको ये इजीली बन जाएगा कि चंद्रकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के ब्राह्मणी लिपि को या ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। देखिए, ये बीपीएससी ने 2 बार पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस स्पेशल एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका है। ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसमें भारतीय समाज और भारतीय नगर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सा? इंडिका से क्या मिलती है? विदेशी, इसमें मौर्य इतिहास का एक प्रमुख स्रोत भी है और इससे मौर्यकालीन समाज और इसके नगर की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज का था। कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। इन्हीं के नाम चाणक्य भी है। अगला है, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज किसका दूत था? अभी आपको हमने बताया यह सेल्यूकस का दूत था। किसका? सेल्यूकस का। सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस ये सिकंदर महान का सेनापति था और उसका दूत था सेल्यूकस। सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज, जो किसके दरबार में रहता था? यह आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चलिए, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। ध्यान रखिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसकी हत्या किसने की? तो इसकी हत्या शुंग वंश के संस्थापक किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी बृहद्रथ की हत्या करके मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की नींव डाली थी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो देखिए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। किसमें? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किसकी? इनमें की सभी उपलब्धियां वर्णित है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इनकी सभी उपलब्धियां वर्णित है। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही होगा। ये देखिए, ये दूसरे चैप्टर का है लेकिन फिर डाल दिया क्योंकि इसको आपको अलग से पढ़ना नहीं होता है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा लास्ट में व्याख्या भी कर देंगे। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? मतलब ये जो राजा दिए गए हैं इनमें से कौन जो है जैन धर्म के प्रति बहुत ही उसका झुका हुआ था? तो ये हो जाएगा खारवेल। कौन? खारवेल। ध्यान रखिएगा, कौन? खारवेल। अब खारवेल कौन था? तो ये अभी आपको हमने बताया कलिंग का चेदी वंशीय शासक था। कौन? कलिंग का चेदी वंशीय शासक। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि चेदी वंश शासक या उड़ीसा में जो था कलिंग में, इसके बारे में कहीं ज़्यादा आपको व्याख्या नहीं मिलता है। तो आइए यहाँ से हम डिटेल में बता देते हैं। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति बहुत झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। किसमें है? प्राकृत भाषा। तो आपको यहाँ हमने 2 अभिलेख बताया। कौन कौन सा? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मिला आपको खारवेल का कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। बस अगर इतना याद रहेगा नाम तो बाकी क्वेश्चन आप पकड़ लीजिएगा। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल का एकमात्र अभिलेख मिला है जो किस लिपि में था? यह प्राकृत भाषा में था। ठीक है, और इसका जो झुकाव था जैन धर्म के प्रति था। ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख तथा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये दोनों बस नाम याद रखना है कौन सा अभिलेख किसका है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? देखिए,
तो खारवेल का संबंध दो वंश था, एक चेदी वंश तथा चेदी वंश का जो संस्थापक किया था वो महामेघवाहन ने किया था। कौन? महामेघवाहन ने, इसीलिए इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। तो इस तरह से दो ऑप्शन सही होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का आंसर तो ई हो जाएगा, लेकिन ये किया कौन था, तो ये कौन कौन सा वंश, तो महामोघ वंश और या चेदी वंश से संबंधित था। अब चूंकि दो ऑप्शन सही है तो देखिए ई में क्या दिया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से अधिक, दो ऑप्शन है इसलिए एक से अधिक आ जाएगा, मतलब ई ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महोगवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महोगवाहन वंश भी पड़ गया। तो चेदी वंश या महोगवाहन वंश ये आपको हम बता ही चुके हैं। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो एकमात्र इस वंश का एकमात्र स्रोत है। अब आते हैं फिर से हम घूम फिर के कहाँ, तो मौर्य वंश पे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने संस्थापन किया था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करके मौर्य वंश की नींव डाली। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने? किसका? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नंद वंश के पश्चात, नंद वंश के पश्चात क्या, नंद वंश के पश्चात कौन सा वंश आया? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश आया था। अंतिम नंद वंश का शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन हम अभी आपको पढ़ाए हैं वीडियो में कि वो किसके ग्रंथ में, तो अभी आपको हमने बताया कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में, किसके? विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है विशाख दत्त द्वारा लिखित, किसके? विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, आपको हमने पढ़ाया था जब क्लास जब लिए थे तो हम पढ़ाए थे कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज, क्या नंदराज या वृषल तथा कुलहीन, नंदराज, वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो मगध का एकमात्र राजा कौन? धनानंद। कौन सा? धनानंद। धनानंद राजा सिकंदर के समकालीन था। जब सिकंदर पोरस से युद्ध करने हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे। तो उस समय मगध का राजा धनानंद था। हालांकि चंद्रगुप्त राजा अभी तक नहीं बना था उस समय तक, ये बात ध्यान रखना है आपको। चंद्रगुप्त अभी संघर्षरत था, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर के सिकंदर को वापस भेज दिया था, राजा न रहते हुए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? अभी कुछ देर पहले हमको पढ़ा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। क्या? इसका ऑप्शन सी सही है। यह बीपीएससी प्री 1996 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? देखिए इसमें थोड़ा सा मतभेद भी है, एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से मौर्य राजा, कौन सा मौर्य राजा? चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अब इसकी थोड़ा सा व्याख्या करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी समझ में आ सके। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। दक्षिण भारत की इसने विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्य से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग ही विजय की थी। मतलब एकमात्र जगह जो कलिंग ही था जहाँ पे अशोक ने विजय की थी, और बाकी जगह युद्ध नहीं लड़ा था। और इसका बाद अशोक के पहले जो था, अशोक के पहले कौन सा था? तो अशोक के पिता कौन? बिंदुसार। उसने युद्ध तो लड़ा ही नहीं था। अतः इस स्थिति में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। बिंदुसार एक विजेता राजा नहीं था, वो सिर्फ शासन ही किया था। तो देखिए अशोक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो आप किसके साथ जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर है। तो अभी आपको हमने बताया दो अभिलेखों के बारे में। कौन सा? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। किसका? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। यह
कलिंग शिलालेख, मतलब ये कलिंग राजा खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख। और दूसरा दक्षिणी राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये कहाँ था? ये दक्षिणी राज दक्कन क्षेत्र में था। तो इसी अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तभी तो उसने कहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये हो गया आपका आंसर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर ही था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख आपको हम पढ़ा चुके हैं कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य खुद तो गया ही नहीं होगा, तो उसने मौर्य के मतलब अपने चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक मतलब उसके प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अब चंद्रगुप्त खुद नहीं गया था, उसका जो वहाँ का शासक था, उस प्रांत का शासक था, उसी पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर ने वहाँ जलाशय में बहुत सी नहरें बनवाई थी। तो देखिए इसके गवर्नर को नहीं याद रखना है, या याद भी रख सकते हैं अगर आपको यूपीएससी तक जाना है तो। नॉर्मल एग्जाम के लिए आप इतना भी याद रख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, अशोक ने उससे नहर निकलवाई और रुद्रदामन ने उसमें मरम्मत करवाया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो देखिए अशोक का साम्राज्य पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा अशोक का, तो अफगानिस्तान था, क्योंकि अफगानिस्तान दहेज में मिला था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला है बिहार था, क्योंकि बिहार तो खुद ही मगध के अंदर ही आता था, यहीं की राजधानी भी थी। कलिंग की बात करें तो कलिंग को अशोक ने जीता था अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में। श्रीलंका विजय का कोई अभिलेख नहीं है, वहाँ उसने अपने बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को सिर्फ प्रचार करने के लिए भेजा था धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म का। इसलिए इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह श्रीलंका इसमें सम्मिलित नहीं था। देखिए अब यहाँ कुछ व्याख्या भी नीचे हमने दे दिया है कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रकर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को पर्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। लेकिन देखिए यहाँ एक गलती दिया है, चोल की जानकारी नहीं थी, आपको हम जब पढ़ाए थे तो बताए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा मतलब बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कब? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति मेघालीपुत्र की अध्यक्षता में। तो ये आपको हम बता चुके हैं। देखिए अब ये पता कैसे चलता है, तो सिंहली अनुश्रुति दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मेघालीपुत्र के अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता हुई थी, आयोजन हुआ था। अब आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें कौन सा उद्देश्य पूरा किया था, मतलब कौन सा बुक लिखा गया या कौन सी घटना हुई थी, महत्वपूर्ण घटना जो आपको हम पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त, देखिए इसमें कुछ नहीं दिया है, तो आप क्या जाए किसके साथ जाएंगे, क्योंकि इसने अलग अलग भाषा में भी क्या किया है, अपने शिलालेखों को लिखा है। तो आपको यहाँ क्या जाइएगा, प्राकृत भाषा के साथ दिएगा। कौन सा? प्राकृत भाषा के साथ। और लिपि कौन सा हो जाएगी? लिपि हो जाएगी आपकी ब्राह्मणी। तो आपको हम अभी पढ़ा भी चुके हैं कि अशोक के शिलालेखों में देखिए यहाँ प्रयुक्त भाषा, तो अधिकतम जिसमें होगा उसी के साथ जाएंगे, तो कौन सा होगा? प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सा हो जाएगी? ब्राह्मणी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किसके बने थे? प्राकृत भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन केवल 2 अभिलेख, कौन कौन से? तो वो 2 अभिलेख हैं, शाहबाजगढ़ी और मानेसरा। कौन कौन सा? शाहबाजगढ़ी और अगला है मानेसरा। ये सभी की लिपि क्या है? ब्राह्मणी ना होकर खरोष्ठी लिपि में ये लिखे गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये खरोष्ठी लिपि में शाहबाजगढ़ी और मानेसरा। बाकी सब अभिलेख क्या है? तो बाकी सब अभिलेख प्राकृत भाषा में। और लिपि कौन सी है? तो उनकी लिपि है ब्राह्मणी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? दाहिने से बाएं लिखी जाने वाली लिपि खरोष्ठी थी। कौन सी? खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि को दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्राचीन भारत, देखिए इसमें दिया भी है प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय जॉन मैसमन, प्रिंसेप, नॉर्सन, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों का है। यह उत्तर पश्चिम भारत की मुख्य लिपि थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इसको व्याख्या देखेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में वीडियो में हमने आपको नहीं पढ़ाया था। इसके बारे में हम बताते चले कि अशोक धम्म अर्थात धम्म का मतलब ही धर्म था, एक नैतिक संहिता थी। अशोक का जो धम्म था वो एक नैतिक संहिता थी। इसमें अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। देखिए ये अपने भाषा में दिया, हम हिंदी में समझाते हैं। कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में कौन कौन सा, उसके धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता, इन तीनों चीज़ों का निहित किया गया अशोक के धम्म में। शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप देखिए, कौन सा क्वेश्चन आपके ऊपर आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो हमने अभी देखा शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता, ये तीनों है, लेकिन राजा के प्रति वफादारी नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर तो ई होगा, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही हो रहे हैं। साथ ही अगर पूछता क्या नहीं है तो क्या हो जाता, राजा के प्रति वफादारी हो जाता, क्योंकि यह नहीं है। क्वेश्चन ऐसे चेंज करके पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बचाया है। अब बताइए मगध सम्राट किसमें कहा गया है। तो अशोक ने खुद को मगध सम्राट सिर्फ एक ही जगह किया है, कौन सा जगह, तो भब्रू अभिलेख में। अशोक ने भब्रू अभिलेख, कौन सा अभिलेख, भब्रू अभिलेख में खुद को क्या बताया है, मगध सम्राट बताया है। तथा 2 अभिलेख मास्की एवं गुर्जरा में खुद को अशोक बताया, मतलब उसमें उसका नाम अशोक मिलता है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, व्याख्या भी दिया हुआ है। भब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। और साथ ही साथ हमने बताया कि इसके 2 और मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो अशोक का सामान्यतः मतलब अधिकतर जगह उसका नाम प्रियदर्शी मिला है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या, बी सही हो जाएगा। लेकिन कहाँ कहाँ नहीं मिला है, तो मास्की तथा गुर्जरा में अशोक नाम मिला है, और अभी हमने आपको बताया कि भब्रू अभिलेख में इसने खुद को मगध सम्राट कहा है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। अशोक ने, अब व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। अशोक ने अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय कहा गया है। देवनाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, तथा राजा अथा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में से अशोक वर्धन कहा गया है, पुराणों में से अशोक वर्धन कहा गया। ये सारी चीज़ें हम व्याख्या रूप में आपको वीडियो में जो क्लास किए थे, मतलब लिए थे, तो उसमें पढ़ाए हुए, मतलब पिछले क्लास में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ध्यान से देखिएगा। आर्थिक जीवन, अब आपको हम बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र में आर्थिक जीवन बिल्कुल ही नहीं है। उसमें क्या दिया गया है, यह राजनीति से संबंधित है, और इसमें आपको सामाजिक जीवन भी नहीं है, उसमें राजनीतिक है और विदेश नीति दिया गया, और राजा के सप्तांग सिद्धांत भी दिए गए हैं। साथ ही इसमें दर्शन शास्त्र से भी संबंधित चीज़ें हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें राजनीतिक नीतियाँ हैं। क्या है, राजनीतिक नीतियाँ हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, यह एक राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, हमने आपको बताया कि यह शासन मतलब राजनीति से संबंधित है, तो शासन के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है। साथ ही इसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें विदेश नीति के बारे में बताया गया है कि उसके विदेश वाले राजाओं से या पड़ोसी राजाओं से कैसा नीति होना चाहिए, मित्रतापूर्वक होना चाहिए। तो इसमें विदेश नीति की भी चर्चा की गई है। तो इस तरह से इसका बी और सी दोनों सही है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ई होगा, क्योंकि एक से अधिक इसमें क्या है, ऑप्शन सही है। आइए इसकी व्याख्या हम देखेंगे जरूर, इसकी व्याख्या करना भी जरूरी है। देखिए कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत भी दिया गया है। कौन कौन सा, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र।
अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन, कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में, तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में, ये 7 कौन से थे, तो पहला देखिए हम याद करवाए थे आपको कैसे, कृषक, खेतिहर में आ जाएगा कृषक, कौन सा, कृषक और पशुपालक, कृषक और पशुपालक, ठीक है, इसको दो एक साथ याद रखिए। दार्शनिक, कौन सा, दार्शनिक और शिल्पकार, दार्शनिक और कारीगर या शिल्पकार, कारीगर या शिल्पकार। तो देखिए 2 वहाँ 2 यहाँ, शिल्पकार, ये दोनों देखिए ये भोजन के लिए कार्य करते हैं, ये समाज को रचने बनाने के लिए काम करते हैं, दार्शनिक और शिल्पकार। ये 4 हो गए, बच गए 3 में एक योद्धा आएगा, योद्धा जो रक्षा करेगा, योद्धा एक निरीक्षण करेगा, राज्यों का निरीक्षण करने वाला एक निरीक्षक, तो ये हो गए 6। और एक और आपका बच गया सभासद, मतलब सभी जो सभाओं के जो पति थे ये सभासद। तो इस तरह से 7 भागों में विभाजित किया गया था मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त कालीन मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बीपीएससी का पूछा हुआ है, देख लीजिए कब का पूछा हुआ है, ये बीपीएससी पीरी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किस विशेष रूप से किया गया है। तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से कहाँ किया गया है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया। इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र दिया है, उसमें नहीं जाएंगे, यहाँ क्या होगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका ही होगी, क्योंकि बीपीएससी ने भी इसका आंसर डी ही माना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन पूछा है, ध्यान रखिएगा, प्रशासन का वर्णन इसमें इंडिका से मिलता है। किसमें, पाटलिपुत्र के नगरीय व्यवस्था और प्रशासन, साथ में समाज की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इन सब की जानकारी हमें इंडिका से मिलती है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया और नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमी कहता था। नगर के जो पदाधिकारी थे उनको एस्ट्रोनोमी कहता था, एस्ट्रोनोमोई कहता था, ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेगा आपको। देखिए सबसे पहले उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया, कौन, आर्यक वंश का उदयन ने, और यहाँ पाटलिपुत्र अपना राजधानी लेकर आया, ठीक है। फिर यहाँ से पाटलिपुत्र से राजधानी कौन, पाटलिपुत्र राजधानी चला गया आपको वैशाली, कहाँ गया, वैशाली। ये कौन ले गया, शिशुनाग ने, कौन, शिशुनाग ने, शिशुनाग वंश की जब स्थापना की तो वह वैशाली ले गया। लेकिन वैशाली के बाद फिर कौन, काला अशोक ने वैशाली से फिर राजधानी पाटलिपुत्र लाया, कहाँ से, पाटलिपुत्र। और फिर पाटलिपुत्र के बाद हमेशा ही पाटलिपुत्र राजधानी रह गया। तो इन चारों में आपको पूछना, देखा वो तीनों जो हम बताए उसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं था। अब उसके बाद जो राजधानी पाटलिपुत्र नहीं लगी, तो सबसे पहले इन चारों में सबसे पहले चंद्रगुप्त ने लगाया था। कनिष्क तो कश्मीर में था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बिहार में था ही नहीं। अशोक चंद्रगुप्त से पहले, क्योंकि सर्वप्रथम बताना है तो चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा, अगर नहीं तो सर्वप्रथम नहीं रहता तो ये भी दोनों होता। तो इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर होगा। अब देखिए इसका व्याख्या भी यहाँ दिया हुआ है। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हार्यक वंशी उदयन ने की थी और अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र लाई थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं आता, चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। तो इस तरह से मौर्य वंश से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसा लगा। साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।